हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ की। ठीक, किसकी बात कर रहे थे? ओम्स लॉ की, जिसको हमारा क्या था, बी इज इक्वल टू आई आर। ठीक, बी मतलब वोल्टेज था या फिर पोटेंशियल था, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक, तो इसका हमने ग्राफ बनाया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो ग्राफ बनाया था हमने। वो ऐसा बना था, ग्राफ कैसा बनाया था? बना था हमने ऐसे जा रहा था, वाई इक्वल टू एम एक्स वाला, बी इक्वल टू आई आर। इसका अच्छा बात यहाँ पर आती है, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप देखो, थीटा इसका ये रहेगा, ये थीटा। लेकिन बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन आती है। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू, अब ये रहा बी, ये बी रहा, अरे चल क्यों नहीं रहा, बी, ये आई। ठीक, अब ये लीनियरली वेरी कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है, बी इक्वल टू आई। अब हम टेन थीटा इक्वल टू निकाल के देखें। देखो, किसी एक पॉइंट पर हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी। तो क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू, बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या है, ये बी है, यानी बी डिवाइडेड बाई ये क्या है, बेस। बेस ये रहा, ये वाला बेस ये है, तो ये क्या हो गया, आई। बी डिवाइडेड बाई आई क्या था, आर के बराबर था। तो स्लोप क्या दे रहा है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है यहाँ पर, स्लोप है। स्लोप क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा। और वो क्या दे रहा है हमारे लिए आर दे रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, कभी कभी बच्चों के लिए ना कन्फ्यूजन होती है किस चीज़ की, कि थीटा अगर मान लो कहीं पर कोई ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऐसे। अब थीटा, ये थीटा होगा स्लोप वाला, या ये थीटा होगा स्लोप वाला, मतलब समझ रहे हैं, ये वाला थीटा होगा या ये वाला थीटा होगा। थोड़ा सही करता हूँ मैं इसको, दोबारा से बनाता हूँ। ये इस तरह से है, ये इस तरह से मानो इधर से। तो ये थीटा माने स्लोप के लिए या फिर ये थीटा माने स्लोप के लिए, कन्फ्यूजन है भाई। तो भाई हमेशा ध्यान रखना कि जो थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में लिया जाएगा, इस डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये ग्राफ दे देता हूँ, ऐसा कोई इस तरह का ग्राफ है, तो मैं थीटा तुमसे बनवाऊँ तो थीटा भाई ये होगा, ये थीटा होगा, ये स्लोप के लिए, ये स्लोप निकालेगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, हम बात कर रहे थे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, को फ्लो को रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्या नाम है, अपोज या रेसिस्ट, बात एक ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर। ये कंपोनेंट हुआ करता है, इसको हम यूज करते हैं। तुमने शायद ऐसा कुछ देखा हो फोन्स वगैरह में, या फिर ऐसे करके इसमें ऐसे कोडिंग होती है, इस तरह से हुआ करता है, लगा हुआ करता है इस तरह से, ये हुआ करता है क्या, रेसिस्टर। ठीक है, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेसिस्टर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज किए जाते हैं रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, वेरी मीन्स चेंज होती रहे। द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज टू रेगुलेट द करंट। रेगुलेट मतलब समझ रहे हो, इंक्रीज करती रहे, बढ़ जाए, कम कर दे, ज़्यादा कर दे, इस तरह से। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्सेज इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, रियोस्टेट, दिस इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है रियोस्टेट एक, दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन सर्किट टू प्रोवाइड वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टेट को ही यूज किया जाता है, रियोस्टेट ही एक हिसाब से वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए यूज हुआ करता है। ठीक है, द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या फिर चार्ज का फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वही इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। ठीक है, द पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ अ कंडक्टर क्रिएट हिंड्रेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हिंडर कैसे होगा, जैसे कि अब मान लो इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर है, ये एक
कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये जा रहे हैं भाई, इसमें पॉजिटिव भी तो होंगे, तो वो क्या करेंगे, हिंड्रेंस करेंगे, यानी कि इसको अपोज करेंगे, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा भाई, ये कहेगा, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताया था हमने चार्ज का, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये हिंडर होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, हिंडर होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट गेट हिंडर, गेट अपोज ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो अपोज हो जाएगा। दिस इज हिंड्रेंस, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस इन द फ्लो, यही जो हिंड्रेंस है इसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, अब देखो रेसिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड क्या करता है, वो चीज़ें देखते हैं। रेसिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड किया करता है। कैसे निकालेंगे, तो आर रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, रेसिस्टेंस की, इसको रेसिस्टेंस की हम बात करें तो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है ए के। कैसे याद करोगे इस चीज़ को, लेंथ प्रोपोर्शनल, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा, ज़्यादा जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, पतली गली है, मान लो कोई पतली सी गली है, तो उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको टाइम लग जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भीड़ हो जाएंगे तो टाइम लगेगा ना, यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इस चीज़ को रुकेंगे ज़्यादा, यानी भीड़ ज़्यादा होती चली जाएगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, तो बहुत हल्के हल्के निकल पाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब यहीं पर दूसरी बात ले लो, एरिया, अगर मैंने इस चीज़ को, गली को बहुत बड़ा कर दिया फिर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, बहुत लेट निकल पाएंगे पतली गली से, और जबकि 10 इलेक्ट्रॉन अगर जहाँ पर हैं वही है उतने ही, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी निकल पाएंगे, क्योंकि इनको स्पेस मिल सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा, जल्दी मूव कर पाएंगे। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर ए के, यानी आर कम होगा जब ए ज़्यादा होगा, तो आर कम होगा, यानी रेसिस्टेंस कम होगा जब एरिया ज़्यादा होगा, यानी अपोज कम होगा जब एरिया ज़्यादा होगा, और लेंथ ज़्यादा होगी यानी कि आर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए हमने ऐसे लिख लिया, क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोबारा लिख लेते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, आर इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, मिला लूँ दोनों को, फ्रॉम वन इक्वेशन, ये हो गई 2 इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखता, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, एल वाई ये हो जाएगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ को ये हटाऊंगा, आर बराबर लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाया करता है, जिसको मैं रो बोला करता हूँ, रो, ठीक है, रो एंड ए, ये ऐसा पी टाइप में होता है लेटा हुआ सा, ठीक है, रो, ये एल है, ये रो है, ठीक है, रो एल ए, आर इक्वल टू क्या आ गया, रो एल ए। यहाँ पे जो रो है उसको मैं बोला करूँगा रेसिस्टिविटी, क्या बोलूँगा, रेसिस्टिविटी, ठीक, इतना ही है। तो आर किस किस पे डिपेंड किया, लेंथ पर डिपेंड किया और एरिया पे डिपेंड किया, ठीक। अब हम ये देखो क्या, किस में, लेंथ ऑफ द कंडक्टर नेचर पर डिपेंड किया करता है मटेरियल के, सम ऑफ मटेरियल क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हैंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। मतलब कुछ मटेरियल होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि तुम वायर देखते होगे बहुत सारे यूज हुआ करते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम है, ठीक है, तो वायर का रेट भी उसी हिसाब से ज़्यादा हुआ करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका नेचर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जिसका नेचर ज़्यादा अच्छा है, वो जिस मटेरियल का नेचर ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा महंगा बिक रहा है, मतलब कि उसका रेसिस्टेंस कम है, कुल मिलाकर, समझ रहे हो। हाँ, सिल्वर इज द वेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, while some other material create more hindrance in flow of electron current, flow of electrons through them, such material are called bad conductor, जो बहुत हिंडर करते हैं। जैसे आयरन तो कभी यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत हिंडर करता है, बहुत रेसिस्टेंस
प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो। तो आयरन यूज नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा आयरन का कोई वायर नहीं होता, ठीक है। वायर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। हार्ड प्लास्टिक इज द वन ऑफ द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, हार्ड प्लास्टिक, जैसे हार्ड प्लास्टिक होती है ना, तो वो तो भाई बेड क्या बोलूँ बेड को, इसको तो मैं इंसुलेटर ही बोल सकता हूँ, सीधे इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हमने बोला लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दिस मीन्स रेसिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द कॉज दैट लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिएट मोर रेसिस्टेंस। ध्यान रखना, मैंने बोला दिस जब ज़्यादा लंबा वायर होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्रिएट मोर रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, दस रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन गया हमारा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेसिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। दिस मीन्स आर विल डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द एरिया। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो आर डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, यानी आर बढ़ेगा तो ए कम होगा, ए बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा, उल्टा कर सकते हैं इसको। मोर एरिया ऑफ कंडक्टर फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोर एरिया एंड दस डिक्रीज द रेसिस्टेंस। दिस इज द कॉज दैट thick copper wire create less resistance to the electric current. Thus resistance inversely proportional to area of cross section of the conductor। R इस तरह से हो गया, ये R इक्वल टू ये एरिया के लिए ले लिया और लेंथ के लिए ले लिया, ठीक है। ये 1/a होगा, ये थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये R इक्वल टू 1/a है, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो R इक्वल टू रो एल ए L/A आएगा, ये दूसरा कलर L/A, समझ रहे हो, ये रो L/A होगा, ये रो L/A, इस तरह से कंफ्यूज हो रहे होगे, इस तरह से होगा। ये इधर मत देखो, इसको मत देखो, इधर देखो तुम, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये R होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, R होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के, इनको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इनको मिलाने के बाद में R इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो, ये रो है L A, ठीक, ये बन जाएगा। इसको याद कर लेना, बहुत काम आता है। इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं रो, RHO, रो इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोला करते हैं इसको, ऑफ द कंडक्टर, इस तरह से, ठीक है। दी एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, सिंस द एसआई यूनिट ऑफ आर इज ओम, एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, हैंस यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। निकालें हम पहले की तरह, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीज़ों की निकाली है ना, इसकी भी निकालते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, आर की एसआई यूनिट क्या हुआ करती है, ओम हुआ करती है, ठीक है। एल की क्या हुआ करती है, मीटर हुआ करती है। एरिया क्या हुआ करती है, मीटर स्क्वायर हुआ करती है। अब क्या जानते हैं हम, आर इक्वल टू क्या जानते हैं, रो एल ए। अब रो बराबर क्या आएगा, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू आर डिवाइडेड बाई एल, एल ए इंटू आर है, आर डिवाइडेड बाई एल, यानी कि ये क्या देगा ए कितना है, मीटर स्क्वायर इंटू ओम डिवाइडेड बाई लेंथ की कितनी है, मीटर से 1 मीटर गया, यानी कि क्या आ गया इसका, ओम मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम मीटर, ठीक। रेसिस्टिविटी को दूसरा नाम हम पता क्या लिया करते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला करते हैं रेसिस्टिविटी को, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला करते हैं। रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर पर डिपेंड किया करती है। मटेरियल्स हैविंग रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to 8 ओम मीटर, 10 to 6 ओम मीटर आर कंसिडर एज अ वेरी गुड कंडक्टर, उनको क्या कहते हैं, सिल्वर हैज रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1.60 इंटू 10 रेज 8 ओम मीटर, 10 रेज है, 10 रेज 8 ओम मीटर, 10 रेज 6 ओम मीटर, 10 रेज 8 ओम मीटर। और कॉपर की रेसिस्टिविटी से याद करने की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरीज विद टेम्परेचर के साथ में वेरी किया करती है रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड किया, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी।
लेकिन हाँ, कंडक्टर और इंसुलेटर की अलग अलग हिसाब है भाई, समझ रहे हो। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर सब चीज़ों का अलग अलग हिसाब है। तो इस चीज़ को टेम्परेचर साथ में मेजर कर, टेम्परेचर साथ में वेरी करती है, इस चीज़ को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। हर चीज़ का अलग है, ऐसा नहीं कि रेसिस्टिविटी बढ़ेगी बट टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हर चीज़ की अलग अलग, किसी की बढ़ेगी किसी की घटेगी भी, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कम्बिनेशन हुआ करता है और पैरेलल कम्बिनेशन हुआ करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, दो टॉपिक और रहेंगे, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन, ये हम अगले लेक्चर में सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का करेंगे, ठीक है।